हेलो बच्चों, जय सिया राम। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म बिलीव योर सेल्फ पर। बेटा, आपने मेरे को जो पीछे वाली वीडियो में जो आपने प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम आपकी सेकंड वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो इसके अंदर क्या दे रखा है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है, इसके बाद में जनरेशन है, इसके बाद में हार्डवेयर है। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना कि आगे किस पर वीडियो बनाएं। पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि कुछ बच्चों के कमेंट्स आए हुए थे। जैसे एक बच्चे ने लिख रखा था, मैम एडवांस के ऊपर वीडियो लेकर आओ। एक बच्चे ने लिख रखा था, मैम एमएस ऑफिस की लेकर आओ। तो बेटा, मैं आपको बता दूँ कि वीडियो आपको सभी मिलेगी। आपके एग्ज़ाम से पहले आपको कंप्लीट कंप्यूटर करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप हमसे जुड़े रहें। और अगर जिस भी बच्चे को एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बैच वगैरह परचेज करना है तो आप निशु मैम से बात भी कर सकते हो। और आप हमारी एप्लीकेशन बिलीव यूर सेल्फ को डाउनलोड कर लेना, ठीक है बेटा। अभी हम पढ़ेंगे कंप्यूटर क्या है। बिल्कुल बेसिक से है बेटा ये। तो आप ना इस वीडियो को ज़रूर देखना। और आप ये मत सोचना कि मैडम ने मतलब बिल्कुल कम कंटेंट दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सिर्फ आपके लिए नोट्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल छोटा छोटा लिखा है ताकि आप आराम से इसको समझ के और आपको किसी बुक की भी ज़रूरत नहीं पड़े। बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में लिखा, आप इसको एक बार समझ के और इसी पीडीएफ से दोबारा पढ़ लेना। आपके इसी में से जो भी क्वेश्चन आएंगे इसी में से ही आएंगे, आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो इससे, ठीक है बेटा। चलो, मैं बिना आगे बात किए हुए वीडियो स्टार्ट करती हूँ आपकी। इसमें दे रखा है कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर क्या है? इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो ये क्या करती है? ये डाटा को एक्सेप्ट करती है, फिर प्रोसेस करती है और रिजल्ट को जनरेट करती है, ठीक है। यानी कि ये आईपीओ सिस्टम पर आधारित है। यानी कि इनपुट कंप्यूटर के अंदर जैसे ही हम इनपुट डालेंगे तो वो उसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, उसके बाद हमें आउटपुट देगा, ठीक है। आउटपुट देने के बाद ये वहीं पर स्टोर कर लेता है, ठीक है। प्रोसेस कहाँ होता है? सीपीयू में। तो इनपुट क्या है बेटा? कच्चे तथ्य को इनपुट बोलते हैं। इनपुट क्या होता है? अर्थहीन होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता। और आउटपुट हमारा क्या है? इंफॉर्मेशन है। ये अर्थपूर्ण होती है, इसके अंदर अर्थ होता है। इसके बाद हमारा आएगा कंप्यूटर के घटक कौन कौन से हैं। तो कंप्यूटर के घटक कौन कौन से हैं? हार्डवेयर जो कंप्यूटर का घटक है वो क्या होता है? जैसे टचेबल होता है। इसके अंदर हमारी जो इनपुट आउटपुट जितनी भी डिवाइसेस हैं सभी इसके अंदर इंक्लूड होती है। जैसे हमारा कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, प्लॉटर, ठीक है, जिनको हम टच कर सकते हैं। ये आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद में आएगा हमारा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है बेटा? सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को चलाने के लिए जो यूज़ किया जाता है जिन प्रोग्राम्स का, उनको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और ये इनको टच नहीं किया जा सकता। जैसे मैं आपको समझाऊंगी। जैसे ये मॉनिटर के अंदर होती है जो हमें सिर्फ दिखाई देती है और हम इनको छू नहीं सकते, ये एप्लीकेशंस होती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारी बॉडी है तो बॉडी के बाहर जितने भी जो भी अंग है, जैसे हाथ, पैर, नाक, ठीक है, इनको हम टच कर सकते हैं। ये हार्डवेयर का काम करती है। और जो हमारी जो अंदर आत्मा है वो हमारा सॉफ्टवेयर का काम करती है। इसके बाद आएगा डेटा। तो डेटा तो बेटा मैंने आपको ऊपर बता दिया कि ये रो फैक्ट्स हैं, अर्थहीन है। इसके बाद डेटा कितने प्रकार का होता है? तो 2 टाइप्स का डेटा होता है। एक तो होता है न्यूमेरिक डेटा, जिसके अंदर नंबरिंग का यूज़ किया जाता है। जैसे कि किसी की सैलरी की डिटेल निकालनी हो, किसी के मोबाइल नंबर निकालने हो। इसके बाद आएगा हमारा अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा। अल्फ़ा न्यूमेरिक क्या है? जैसे कि किसी कंपनी में एम्प्लॉयज़ हैं तो उनका जो एड्रेस निकालना हो तो उनके लिए अल्फ़ा न्यूमेरिकल डेटा का यूज़ किया जाएगा एड्रेस बनाने के लिए, क्योंकि उसके अंदर नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों चीज़ें आएंगी, ठीक है। इसके बाद क्या है, यहाँ पर नोट करके लिखना है बेटा आपको। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो कंप्यूटर कहाँ आया था सबसे पहले? जैसे चीन में आया था, ठीक है। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई थी, ग्रीक भाषा में एक वर्ड है कंप्यूट, वहाँ से कंप्यूटर की उत्पत्ति हुई थी। और कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक। इसके बाद आएगा हमारा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, यानी कि कंप्यूटर का डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ था। पहला हमारा आएगा अबेकस कंप्यूटर। तो ये किस काम आता था? ये कैलकुलेटिंग के लिए काम आता था। जैसे पहले हमारी एक मशीन होती थी जो अब फिलहाल के टाइम में छोटे बच्चे खेलने के लिए यूज़ करते, जिसके अंदर छोटे छोटे बीट्स होते थे। ये कैलकुलेटिंग डिवाइस होती थी, ठीक है। सबसे पहले आई थी ये चीन में 600 बीसी में। तो बीसी क्या होता है बेटा? बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पहले का टाइम, ठीक है। और ये विश्व का पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था। इसका अदर नाम क्या है? सोरोबन। नेक्स्ट,
जॉन नेपियर बोन्स, ये मशीन क्या करती थी? इसका यूज मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के लिए किया गया था। ये एक मैनुअल कैलकुलेटिंग मशीन थी और इसका आविष्कार किसने किया था? जॉन नेपियर बोन्स ने किया था 1890 में। ठीक है। थर्ड हमारा आएगा पास्कलाइन। पास्कलाइन क्या है? तो पास्कलाइन हमारी इसका आविष्कार किया था ब्लेज पास्कल ने 1942 में। बेटा आप इनको इजीली याद कर सकते हैं क्योंकि जो मशीन है उनके आविष्कारक और मशीन दोनों का नाम सेम सेम है। ठीक है। और इसको पास्कलाइन को क्या बोलते हैं? एडिंग मशीन। ये इम्पोर्टेंट है। पास्कलाइन को क्या बोलते हैं? एडिंग मशीन। और ये एक मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन थी। ठीक है। इसके बाद आएगा हमारा डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन क्या है? तो डिफरेंस इंजन भी कैलकुलेटिंग के लिए ही बनाया गया था। तो इसका आविष्कार किया था 1822 में चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है। इसके बाद इस मतलब ये अनसक्सेसफुल था तो इन्होंने क्या किया? 1837 से 38 के टाइम के बीच में इन्होंने एक एनालिटिकल इंजन का प्रयोग किया था। उसके ऊपर काम किया तो वो एक सक्सेसफुल मतलब मशीन बन गया था। तो इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाने लगा क्योंकि एनालिटिकल इंजन आईपोज पर काम करता था, यानी कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट सिस्टम पर काम करता था। फिर 1842 में इसी एनालिटिकल इंजन पर प्रोग्राम सबसे पहले किसने दिया था? लेडी लवलेस ने। तो लेडी लवलेस को क्या कहा जाता है? मदर ऑफ कंप्यूटर। लेडी एडा लवलेस अगस्टा, या इसका शॉर्ट फॉर्म भी आ जाएगा लेडी लवलेस। ठीक है। इसके बाद हमारा आएगा नेक्स्ट कंप्यूटर, मार्क 1 कंप्यूटर। ठीक है। तो ये किसने बनाया था? तो ये इसके आविष्कारक थे डॉक्टर होवर एकिंस। और कौन सी यूनिवर्सिटी में बनाया गया था? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, अमेरिका में। ठीक है। इसके बाद हमारा आएगा एबीसी कंप्यूटर। तो एबीसी कंप्यूटर क्या था? एक पहली इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। ठीक है। और इसका जो निर्माण किया था वो क्या था? जॉन एटनासॉफ ने और क्लिफोर्ड बैरी ने। तो इन्होंने अपने ही नाम पर एबीसी कंप्यूटर का नाम रखा था। जैसे यहाँ से तो ले लिया एटनासॉफ, यहाँ से ले लिया बैरी और यहाँ से कंप्यूटर। तो इसकी फुल फॉर्म आती है बेटा काफ़ी बार। एबीसी की फुल फॉर्म क्या है? तो एटनासॉफ बैरी कंप्यूटर। नेक्स्ट एनियाक। एनियाक क्या है? तो एनियाक की फुल फॉर्म, इनकी आप फुल फॉर्म सबकी याद कर लेना। बाकी मैं दोबारा अगली नेक्स्ट जो भी वीडियो डलेगी ना आपकी बाद में फुल फॉर्म्स की और शॉर्टकट कीज़ की या पीवाई की जो भी डलेंगे उनके अंदर सबकी एक साथ भी दे दूंगी। ठीक है बेटा। एनियाक। एनियाक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। एनियाक 1940 में अमेरिका की सेना के लिए एनियाक कंप्यूटर का निर्माण किया गया था और उन्होंने 1955 तक इसका यूज किया था। ये एक लार्ज कंप्यूटर था और इसके अंदर 1800 वैक्यूम ट्यूब्स थी, यानी कि बहुत बड़ा कंप्यूटर था ये। और इसका निर्माण किसने किया था? जे परस्पर ईकर्ट ने और जॉन मोचले ने। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है एडसेक। एडसेक की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किसने दिया था? जॉन वॉन न्यूमैन ने। जो जॉन वॉन न्यूमैन था इसके सिद्धांत के ऊपर बनाया था किसने? मॉरिस विल्कस ने। इसके आविष्कारक कौन थे? मॉरिस विल्कस। और किसके सिद्धांतों पर बनाया गया था? जॉन वॉन न्यूमैन के सिद्धांतों पर। क्यों बनाया था? क्योंकि इन्होंने कंप्यूटर के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान दिया था, इसीलिए। ठीक है बेटा। इसके बाद आए इनकी सबकी फुल फॉर्म मैन है बस। आगे आएगा एडवेक। एडवेक क्या है? एडवेक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो एडवेक क्या है? पहली मशीन है जो कि बाइनरी डिजिट्स के ऊपर काम करती थी, 0 1 के ऊपर। इसका निर्माण कब हुआ था? 1950 में। किसने किया था? वॉन न्यूमैन ने। इसके बाद आएगा हमारा इसके बाद आएगा हमारा यूनिवैक। यूनिवैक क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इसको कब बनाया गया था? इसका टाइम पीरियड था 1946 से लेकर 1951 तक। ईकट मोचले ने बनाया था, ईकट और मोचले दोनों ने। ठीक है। और ये किन कामों के लिए यूज किया जाता था? सिर्फ व्यापारिक कामों के लिए इसका यूज किया जाता था पहले। ये पहला कंप्यूटर था जिसका व्यापारिक कामों के लिए यूज हुआ, लेकिन ये अनसक्सेसफुल था तो इसका सेकंड वर्जन आया। ये सेकंड वर्जन 1954 में आया था, 1954 में। सबसे पहले जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ने इसका यूज किया था और ये एक सक्सेसफुल कंप्यूटर था। ठीक है। ये व्यापारिक और वाणिज्य दोनों क्षेत्रों में काम करता था।
इसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा IBM 701 और IBM 650। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये एक अमेरिका की कंपनी है। और IBM का मतलब IBM कंपनी को किसने बनाया था? पहले इसका नाम कुछ और था, लेकिन इसका नाम जो चेंज किया था वो थॉमस वाटसन ने किया था। इसलिए जब भी आपको क्वेश्चन में मिलेगा तो IBM का आविष्कारक कौन माना जाएगा? थॉमस वाटसन। ठीक है। सर्वप्रथम 701 पहले क्या बना था? सबसे पहले 701 बना था और उसके बाद 1955 में IBM 650 कंप्यूटर बनाया गया था। इसके बाद आएगा हमारा माइक्रो प्रोसेसर। ये क्या है? माइक्रो प्रोसेसर एक चिप होती है। ठीक है। 1969 में माइक्रो प्रोसेसर बना था, जो कि 1971 में मार्केट में आया था। ठीक है। और सबसे पहले जो विश्व में माइक्रो प्रोसेसर बना था तो वो इंटेल कंपनी ने इंटेल 4004 के नाम से बनाया था। ये पेन, ये ठीक है बेटा। इसका यूज़ कब हुआ था? ये तो बना था इंटेल 4004, इंटेल कंपनी ने बनाया था, लेकिन इसका नेक्स्ट वर्जन जो आया था वो था हमारा सेकंड जनरेशन में आया था 1971 में, इंटेल 8008 चिप। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चिप थी और इसका मतलब इससे भी ज़्यादा विकसित थी ये। ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर में इसका विकास हुआ था। फिर हमारा आएगा पहला पर्सनल कंप्यूटर कौन सा था ना? पहला पर्सनल कंप्यूटर हमारा एप्पल 1 था और ये किसने बनाया था? स्टीव वोजनायक ने। बेटा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। कमेंट में आप अपनी राय भी देना कि वीडियो आपको कैसी लगी है। ठीक है। बाकी ये वीडियो बहुत यूज़फुल है आपके लिए, आप लास्ट तक ज़रूर देखना। इसके बाद हमारा आएगा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है? तो हमारे कंप्यूटर को जैसे एक तो वर्क के आधार पर, काम के आधार पर बांटा गया है, दूसरा है पर्पज़ के आधार पर, तीसरा है साइज़ के आधार पर। तो जो हमारा सबसे मेन है वो है साइज़ के आधार पर। ठीक है। तो काम के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला तो है डिजिटल, यानी कि जो 0 1 पर आधारित है। दूसरा है एनालॉग, जो कि सिग्नल पर आधारित है, जो फिजिकल यूनिट्स के ऊपर, भौतिक इकाइयों के ऊपर आधारित है, एनालॉग। और तीसरा हमारा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर, जो कि डिजिटल और एनालॉग दोनों के ऊपर काम करता है। हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज कहाँ किया जाता है? जैसे कि हमारे पेट्रोल पंप पर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आएगा सेकंड टाइप, पर्पज़ के आधार पर। तो पर्पज़ के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। पहला है जर्नल पर्पज़, दूसरा है स्पेशल पर्पज़। यानी कि जर्नल सामान्य तौर पर जिन कंप्यूटर को हम घर में यूज़ करते हैं या ऑफिस में यूज़ करते हैं वो हमारे जर्नल पर्पज़ के कंप्यूटर। और स्पेशल पर्पज़ कौन सा है? जो हमारे अनुसंधान, रिसर्च वगैरह में यूज किए जाते हैं, वो स्पेशल पर्पज़ है। नेक्स्ट हमारा आएगा साइज़ के आधार पर। तो साइज़ के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। पहला सुपर, सबसे बड़ा साइज में। दूसरे इससे थोड़ा छोटा आएगा मेन फ्रेम, इससे थोड़ा छोटा मिनी, और उससे भी सबसे छोटा है माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है। दे रखा है हमारी, ये मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था। डिजिटल कंप्यूटर, ये 0 1 बाइनरी डिजिट्स के ऊपर ये काम करता है। इसका यूज कहाँ होता है? ऑफिस में, होम में यूज किया जाता है। ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर जैसे हमारे पर्सनल कंप्यूटर हुए, लैपटॉप हुए। ठीक है। ये हमारे डिजिटल कंप्यूटर। इसके बाद आएगा सेकंड एनालॉग कंप्यूटर। तो सिग्नल या फिजिकल यूनिट्स को मेजर करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का यूज किया जाता है। जैसे कि टेम्परेचर, या टेम्परेचर को मापने के लिए, यानी कि तापमान के लिए, या प्रेशर यानी कि दाब के माप के लिए। ठीक है। थर्ड हमारा आएगा हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग प्लस डिजिटल कंप्यूटर को हाइब्रिड बोलते हैं। इसका यूज तो फिजिकल यूनिट्स और डिजिटल नंबर दोनों में किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हमारा पेट्रोल पंप है, ECG मशीन है जो कि हमारी धड़कन को चेक करती है। और एरोप्लेन ट्रैफिक्स के लिए इसका यूज किया जाता है। एरोप्लेन ट्रैफिक्स मतलब भाई एरोप्लेन कितनी स्पीड से चलानी है, कहाँ पर उतारनी है, कितने टाइम में इसकी लैंडिंग होगी। ठीक है, इसके लिए। नेक्स्ट हमारा आएगा पर्पज बेस्ड कंप्यूटर। पहला तो आएगा जर्नल पर्पज। आमतौर इस्तेमाल किए जाने वाले कंप्यूटर को जर्नल पर्पज कहते हैं। ये मतलब इजी टू यूज़ होते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं। ठीक है, इनको आसानी से ख़रीदा जा सकता है, इनको आसानी से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा स्पेशल पर्पज कंप्यूटर, जो कि वैज्ञानिक और गणितज्ञ के लिए विशेष काम करने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, जैसे कि ये DRDO में, इसरो में हमारे रखे होते हैं, या कोई भी सर्च के लिए जो
रिसर्च के लिए जो भी मशीन यूज की जाती हैं वो हमारी 1 मिनट स्पेशल पर्पज़ के लिए होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आएगा आकार के आधार पर, बेस्ड ऑन साइज। तो ये बेटा मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आकार के आधार पर सबसे बड़ा है सुपर, उससे छोटा मेन फ्रेम, उससे छोटा मिनी, उससे छोटा माइक्रो, ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर क्या है हमारा, अब यहाँ से देखो, ये मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर है, यानी कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। नेक्स्ट ये साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन के लिए यूज होता है, वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज होता है, मतलब मौसम की जांच के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, न्यूक्लियर टेस्ट के लिए इसका यूज होता है, सैटेलाइट के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, इसका ही पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, क्रे 1। क्रे 1 को पहले किस नाम से जाना जाता था, CDC 6600, ठीक है। तो क्रे 1 का आविष्कार किसने किया था, सैम्यूअल क्रे ने, ये अमेरिका से थे और इसका आविष्कार किया गया था 1970 के दशक में, ठीक है बेटा। और वर्तमान में दुनिया में सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर कौन सा है, वर्तमान में सबसे तेज चलने वाला, तो ये भी अमेरिका का है, ये 2022 में बना था, फ्रंटियर नाम का कंप्यूटर है, फ्रंटियर, याद रखना बेटा, फ्रंटियर। नेक्स्ट हमारा है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो परम 8000 है। और परम 8000 के किसने बनाया था, 1991 में बनाया था, किसने, विजय भाटकर पांडुरंग ने। और कौन सी कंपनी से, सीडेक से, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग। नेक्स्ट हमारा आएगा वर्तमान में भारत का सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर कौन सा है, भारत का सबसे तेज तो परम सिद्धि, और विश्व का है फ्रंटियर। ये परम सिद्धि किसने बनाया था, NSM के मिशन के तहत बनाया गया था। NSM मतलब नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन। तो देखो NSM क्या है, भारत में सुपर कंप्यूटर को बढ़ावा देने के लिए, भारत के अंदर सुपर कंप्यूटर को बढ़ावा देने के लिए IISc बेंगलोर और सीडेक पुणे ने, दोनों संगठनों ने एक साथ मिलकर 2015 में NSM की स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आएगा भारत में बने कुछ अन्य सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं। एक है अनुपम नाम से, जो कि बार्क मुंबई में बनाया गया था। बार्क की फुल फॉर्म क्या है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट है हमारा फ्लो सोल्वर, ये नेल ने बेंगलोर ने बनाया था। नेशनल ओथोनोटिज, एक मिनट, नेशनल, बेटा ये स्पेलिंग क्या है, AUT, ऑटोनोटिक्स है, हाँ सही है स्पेलिंग, कोई मिरर इसके अंदर एरर नहीं है। नेल ने बेंगलोर में बनाया था फ्लो सोल्वर, तो ये क्या है, नेशनल ऑटोनोटिक्स लेबोरेटरी, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आएगा परम कंप्यूटर, सीडेक पुणे ने बनाया था, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है बेटा। बेटा एक बार आप ना इसको देख लेना, ये फुल फॉर्म वैसे तो मैंने बिल्कुल करेक्ट लिखे, लेकिन एक बार फिर भी आप मैच कर लेना, ठीक है। सुपर कंप्यूटर के स्पीड को किस में मापा जाता है, ठीक, ये फ्लॉप्स के अंदर मेजर किया जाता है सुपर कंप्यूटर के स्पीड को, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। इसके बाद हमारा आएगा सेकंड कंप्यूटर, तो सेकंड नंबर पर हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये क्या करता है, सर्वर की तरह काम करता है, ठीक है। सर्वर क्या होता है, जो यूजर को समय पर सेवा प्रदान करता है, जैसे कि हमें ऑनलाइन कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म भरना है, वहाँ पर ये कंप्यूटर मिलेगा, या हमें बस की टिकट बुक करवानी है या ट्रेन की टिकट बुक करवानी है, तो वहाँ पर भी मेन फ्रेम कंप्यूटर मिलेगा। तो पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा है, ये है फ्रेटी मार्क 1 और यूनिवैक, ये फ्रेटी मार्क 1 और नेक्स्ट है यूनिवैक। हमारा तीसरे नंबर पर आएगा साइज के आधार में मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर क्या है भाई, स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, यानी कि एक बहुत बड़े डाटा को स्टोर करने के लिए मिनी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। इसका यूज़ कहाँ होता है, जैसे बैंकों में होता है। बैंकों में क्यों होता है, जो अकाउंट होल्डर है उनके डेटा को स्टोर रखने के लिए इसका यूज होता है। नेक्स्ट हमारा रेलवे में होगा, यानी कि यात्रियों की डिटेल रखने के अंदर, किस यात्री को कौन सी सीट पर बैठना है, ठीक है, उसके लिए, या कब जाना है, कब वापसी होगी उसकी, अगर किसी ने वापसी की भी टिकट ले रखी है तो उसके लिए, ठीक है। तो हमारा पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था, PDP-8।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट आएगा माइक्रो कंप्यूटर। ये आकार में सबसे छोटा कंप्यूटर है और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? मनोरंजन के लिए, ऑफिस वर्क में भी, असाइनमेंट के लिए भी, घर पर यूज किया जाता है इसका। ये कौन से कंप्यूटर? सबसे छोटे कंप्यूटर जैसे कि लैपटॉप, पीसी, टैबलेट, नोटबुक, स्मार्टफोन, जैसे हमारा जो मोबाइल फ़ोन है ना वो। तो सबसे पहला लैपटॉप कौन सा था? एप्सन कंपनी ने बनाया था। और सबसे पहला जो पीसी था, पर्सनल कंप्यूटर, वो एप्पल वन था। तो लैपटॉप का आविष्कार कौन था? एडम ऑसबॉर्न। और पर्सनल कंप्यूटर का था वोजैंक। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आएगा, एक मिनट बेटा, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कितनी जनरेशन है? 5 जनरेशन। ठीक है। कौन कौन सी जनरेशन में कौन कौन सी चीज़ आई थी, किस किस चीज़ का यूज़ किया गया था? एक बार पहले ये वाली वीडियो देखो आप, ये वाली स्लाइड देखो। यहाँ पर दे रखी है जनरेशन, यानी कि पहली जनरेशन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। ठीक है। ये इनका टाइम पीरियड है बेटा। ये आपको हर बुक में अलग अलग मिलेगा थोड़ा सा टाइम पीरियड। तो आप वैसे याद रखना, जैसे 1945 से लेकर 1955 तक, इस तरीके से याद रखना। आपको जो मतलब ऑप्शन आएंगे क्वेश्चन के एग्ज़ाम के अंदर, तो इसके आसपास के जो क्वेश्चन ऑप्शन आए ना, सिर्फ उसी के ऊपर टिक करना आपको। ठीक है। तो पहला जनरेशन 1942 से 1955 तक, इसमें कौन सी भाषा का यूज किया गया था? मशीन भाषा का, यानी कि 01 जो हमारी बाइनरी लैंग्वेज है उसका, बाइनरी डिजिट्स का। इसके अंदर किस चीज़ का यूज किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का। इस टाइप की होती थी हमारी वैक्यूम ट्यूब। ठीक है। और इसके कंप्यूटर के एग्जाम्पल कौन कौन से? फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जैसे एनियाक हुआ, एडसेक हुआ, मार्क 1 हुआ, यूनिवैक 1 हुआ। इसके बाद हमारा आएगा नेक्स्ट, सेकंड आएगा हमारा सेकंड जनरेशन। ये 1955 से लेकर 1965 तक। इसमें असेंबली लैंग्वेज का यूज हुआ, तो कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए यूज की जाती थी। और इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा। ठीक है। इसके अंदर कंप्यूटर है IBM 1401, PDP 8, IBM 1402। तो क्या था बेटा? ये कंप्यूटर साइज में बहुत बड़े थे, बहुत अधिक ऊर्जा लेते थे, ऊर्जा की भी अधिक खपत करते थे। इनके अंदर बड़ी बड़ी मतलब AC भी लगानी पड़ती थी, एक कमरे से भी बहुत ज़्यादा बड़े थे ये। ठीक है। इनका साइज़ थोड़ा सा छोटा होगा, फिर साइज़ उससे छोटा होगा, फिर उससे छोटा, उसके बाद तो हमारी जेब में ही डल जाएगा यहाँ पर। तो फिर आएगा हमारा थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर 1965 से 1975 तक। इसके अंदर किस भाषा का यूज हुआ? हाई लेवल लैंग्वेज का, HLL, हाई लेवल लैंग्वेज का, कोबोल, फोर्ट्रान का। ठीक है। इसके अंदर IC चिप का यूज होने लग गया, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। इसके कंप्यूटर कौन कौन से हैं? IBM 360, PDP 11। ठीक है। हमारा फोर्थ जनरेशन है 1975 से लेकर 1989 तक। ये डोमेन पर आधारित की। इसके अंदर SQL का, फ्रंट पेज, इनका यूज़ होता था। ठीक है। और इसके अंदर IC चिप की जगह माइक्रो प्रोसेसर VLSI का यूज़ होने लग गया। इसके कौन कौन से कंप्यूटर? IBM PC और एप्पल PC, जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर है ना, IBM के और एप्पल के, वो वाले। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आएगा फिफ्थ जनरेशन, जो कि अब तक चली हुई है 1980 से अब तक। ये 80 नहीं है बेटा, ये 90 आएगा यहाँ पर। ठीक है। 1990, 1990 से अब तक। और इसके अंदर किस लैंग्वेज का यूज हुआ था? LISP का और प्रोलॉग का। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आधारित है। इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर VLSI के अपडेट वर्जन ULSI आ गया था। ठीक है। और इसके अंदर जो हमारे जितने भी मतलब मशीन या छोटे जो लैपटॉप और छोटे जो मोबाइल हैं वो वाले, या PC, पर्सनल कंप्यूटर, उनका यूज होने लगा। बेटा इसके अंदर जो दे रखा है फिफ्थ जनरेशन में, देखो हमारी जो लैंग्वेज है LISP और प्रोलॉग, तो इसकी फुल फॉर्म दे रखी है, वो भी देख लेना। लिस्ट प्रोसेसिंग, और प्रोलॉग की है प्रोग्रामिंग लॉगरिथम। ठीक है। अब आओ इसके ऊपर। इसमें क्या दे रखा है, कुछ पॉइंट्स हैं वो नोट करना आप। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार फोर्थ जनरेशन में 1971 में इंटेल कंपनी ने इंटेल 4004 चिप बनाकर किया था। IC चिप को ट्रांजिस्टर की संख्या के अनुसार 5 भागों में बांटा गया था। ये हमारी थर्ड जनरेशन है। फोर्थ, फिफ्थ, ये IC चिप थर्ड जनरेशन में आई थी ना, तो उसके बाद ही बांटा जाएगा। ये
SSIC, स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इसके अंदर कितने ट्रांजिस्टर थे? 1 से लेकर 10 तक की संख्या के। इसकी स्पीड धीरे थी, फिर उससे तेज़ हुई, फिर अब तो स्पीड बहुत ज़्यादा है। फिर MSIC, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ये कितनी है? 10 से 100। बेटा एक बार आप देख लेना इस पूरे डाटा को। ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल, VLSI वेरी लार्ज स्केल, ठीक है, LSI लार्ज स्केल। तो इनके अंदर जैसे एक एक जीरो बढ़ती चली गई, तो आपको वैसे ये एग्ज़ाम के अंदर इतना नहीं आएगा, सिर्फ ये फुल फॉर्म आ सकती है, ULSI की फुल फॉर्म, VLSI की फुल फॉर्म, या इन IC सर्किट चिप है वो कौन सी जनरेशन में स्टार्ट हुई थी? तो 3rd जनरेशन में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आएगा, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है हार्डवेयर। बेटा वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए वो भी कमेंट करना। आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करके वीडियो लेके आई हूँ मैं, ताकि आपको इसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े आपके माइंड के ऊपर पढ़ने के लिए। बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में किए बेटा, इससे ईजी कंप्यूटर हो ही नहीं सकता कहीं पर भी। ठीक है, तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करना, कमेंट भी करना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आप कोई भी बैच परचेज करना चाहते हो, तो आप एक बार निशु मैम से कॉन्टैक्ट कर लेना। ने अब हमारा आता है हार्डवेयर। तो हार्डवेयर क्या है? ये टचेबल डिवाइस होता है। ये तो मैंने आपको ऊपर बता दिया था, जैसे इनपुट आउटपुट हार्डवेयर होते हैं, जो डिवाइसेस हैं वो आगे बताऊंगी बेटा मैं आपको। मेमोरी पार्ट्स, इसके अंदर रैम, रोम, DVD, CD, हार्ड डिस्क ये होते हैं। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। इनकी बेटा मैं फुल फॉर्म की आपकी एक वीडियो लेकर आऊँगी बाद में, तो वो देख लेना आप। ठीक है, बाकी तो मैंने ज़्यादातर इस वीडियो के अंदर करवाई दी है, इससे रिलेटेड वीडियो जो जितनी भी फुल फॉर्म्स हैं। ठीक है, हमारा आएगा इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? वे डिवाइस जो कंप्यूटर के अंदर डाटा डालने का काम करते हैं। वे जैसे कीबोर्ड हुआ, कीबोर्ड से हम कोई भी चीज़ टाइप करेंगे तो वो हमारे कंप्यूटर के अंदर जाएगी। माउस हुआ जो कि हमारा पॉइंटर होता है। ठीक है, लाइट पेन हुआ, टच स्क्रीन हुआ। तो इसमें जो मेन जो सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे इनपुट डिवाइसेस है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ में आते हैं, वो क्या होता है? एक तो हमारा कीबोर्ड है, एक माउस है, जो सबसे ज़्यादा है यूजफुल। ठीक है, तो कीबोर्ड के अंदर कीबोर्ड का निर्माण किसने किया था, यानी कि आविष्कारक कौन है? तो क्रिस्टोफर सोल्स हैं। कीबोर्ड के अंदर क्या है? एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है, उसके अंदर 104 कीज़ होती हैं। ठीक है, बाकी तो किसी में 110 भी मिल जाएगी, किसी में 108 भी मिल जाएगी, किसी में तो अब कम भी आने लग गई, 102 के समथिंग, 100 के समथिंग। ठीक है, तो कीबोर्ड को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो हमारी फंक्शन की होती है, जो हमारे सबसे ऊपर होती है ना, जिसमें F1 F2 F3 ये लिखा होता है, वो हमारी फंक्शंस की होती है। इसके बाद हमारी आएगी अल्फ़ा न्यूमेरिकल की, उस लाइन के नीचे जो हमारी जितनी भी की हैं, जिसके अंदर मतलब A to Z तक अल्फ़ाबेट्स लिख रखे हैं, या हमारी जो भी कीज़ हैं, हमारी एस्केप, डिलीट, ऑल की है, एक स्पेस बटन है, जो भी है वो सब अल्फ़ा न्यूमेरिकल की के अंदर आएगा। फिर इसके साइड में एक बॉक्स टाइप का बना होता है बेटा। नेक्स्ट वीडियो जो डालूंगी तो मैं कोशिश करूंगी कि उसके अंदर आपके जितनी भी डिवाइसेस हैं तो उसकी फ़ोटो भी डाल कर लेके आऊँ। ठीक है, तो उसके बाद जो ये हमारी नेविगेशन टाइप की आती है ना, एरो ऊपर नीचे वाले, या मतलब लेफ़्ट राइट वाले, तो वो हमारी स्पेशल की होती है। इसके बाद हमारा आएगा न्यूमेरिक की। न्यूमेरिक की क्या है? 0 से 9 तक की जितनी भी की होती है, 1 2 3 4 साइड में जो लिखा होता है, वो हमारी न्यूमेरिक की होती है। नेक्स्ट हमारा आएगा हमारी मॉडिफायर की कौन सी होती है, यानी हिंदी में बोलते हैं संशोधक कुंजी। मॉडिफायर की कौन सी है? कंट्रोल, शिफ्ट, एल्ट, 3 टाइप की होती है। एल्ट का यूज माउस का मतलब काम डायरेक्ट कीबोर्ड पर करने से एल्ट की का यूज़ किया जाता है, ये अल्टरनेटिव की होती है। ठीक है, फिर हमारा आएगा शिफ्ट। शिफ्ट का यूज़ सिंबल दिखाने के लिए किया जाता है। कंट्रोल वो कॉम्बिनेशन कुंजी होती है, कंट्रोल के साथ हम किसी भी की को दबाकर कोई भी काम कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल प्लस जेड, अनडू करना हो तो रीडू करना हो तो कंट्रोल प्लस वाई, एस से। ठीक है, या सेव करना हो तो कंट्रोल प्लस एस, कोई भी कमांड दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा टॉगल की। जब दो काम को एक ही की से किया जाए तो उसे टॉगल की कहते हैं। जैसे कि हमारा कैप्स लॉक हुआ, ये भी 3 प्रकार की होती है। इसके अंदर कैप्स लॉक, वो नंबर लॉक और स्क्रॉल लॉक, इसके अंदर तीनों के पीछे लॉक पाएगा टॉगल की के अंदर। नेक्स्ट हमारा आएगा माउस। माउस का आविष्कार किसने किया था? डगलस एंगलबर्ट ने किया था।
और 1964 में किया था। ये देखो हमारा माउस है, ये वाला माउस बना रखा है छोटा सा। जैसे ये माउस है, इसके अंदर जो ये छोटा सा पॉइंट होता है, जो स्क्रॉल बार होता है बेटा ये, ठीक है, ये ऊपर नीचे करने के लिए ये ऐसा माउस बना होता है। ये हमारा लेफ्ट बटन होता है, ये हमारा राइट बटन होता है माउस का, ठीक है। तो आगे दे रखा है कि माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। हाँ भाई, क्योंकि पॉइंटिंग डिवाइस क्यों कहते हैं माउस को? क्योंकि माउस को जो डेस्कटॉप है, कंप्यूटर हमारा, उसको के किसी भी कॉर्नर में जाकर हम उसको पॉइंट कर सकते हैं, ठीक है, कर्सर को। ये कितने प्रकार का होता है? ये माउस 3 प्रकार का होता है। एक तो मैकेनिकल माउस, जिसके अंदर रबड़ की बॉल होती थी, जो हैवी होता था वजन में। इसके बाद हमारा सेकंड इसका अपडेट आया, ऑप्टिकल माउस। ये क्या है? ये विद्युत से चलने वाला था, इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है, तो ये थोड़ा वजन में भी हल्का था। इसके बाद आजकल जो हमारे यूज़ होते हैं वो वायरलेस माउस यूज़ होते हैं। वैसे तो वायर वाले भी होते हैं ऑप्टिकल माउस भी, लेकिन अब वायरलेस वाले ज़्यादा यूज़फुल हैं, ठीक है। ये वायरलेस वाले जैसे हमारे ब्लूटूथ, ये क्या लिख रखा है देखो बेटा, आप समझ जाना। ब्लूटूथ से कनेक्ट होते हैं, ये बी ब्लूटूथ या रेडियो फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो माउस के ऊपर कुछ पॉइंट है, देखो, अगर कोई भी प्रोग्राम है उसको ओपन करना है तो उसके लिए माउस कैसे काम करेगा? तो 2 बार लेफ़्ट क्लिक करेंगे उस प्रोग्राम के ऊपर कर्सर टेक कर, और 2 बार लेफ़्ट क्लिक करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है प्रोग्राम की प्रॉपर्टी को देखने के लिए क्या किया जाएगा? तो एक बार राइट क्लिक करेंगे। जैसे हमारा एक प्रोग्राम यहाँ पर दे रखा है, तो इसके अंदर क्या-क्या डाल रखा है, तो वो पूरी डिटेल निकालने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे और एक बार राइट क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारा आएगा एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए कंप्लीट। जैसे हमारा एक पैराग्राफ है तो उसको सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए 3 बार लेफ़्ट क्लिक करेंगे, 3 बार, एक साथ 3 बार, ठीक है। फिर हमारा आएगा पेज या स्क्रीन। हमारा जो पेज है, जैसे ये वाला पेज हमारा है, यहाँ से यहाँ तक, 1 मिनट बेटा, हमारा जो पेज है, जैसे हमारे ये वाला पेज है, इसको ऊपर और नीचे करने के लिए किसका यूज़ करेंगे? तो स्क्रॉल बार होता है ना जो बीच में, यहाँ पर जो स्क्रॉल बार है उसको अपवर्ड और डाउनवर्ड करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा आएगा नेक्स्ट पॉइंट, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या है? इसका आविष्कार किसने किया था? एमिले बर्नौली ने, ठीक है। तो 1 मिनट, माइक्रोफोन ये क्या करता है? माइक्रोफोन का यूज़ क्या होता है? ये वॉइस सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में चेंज करता है, ठीक है। इसके अंदर बाकी आपको कुछ भी याद नहीं करना है, ये वॉइस सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट हमारा आएगा स्कैनर। स्कैनर क्या है? ये फिजिकल डाटा को डिजिटल डाटा में कंप्यूटर के अंदर स्टोर करता है। फिजिकल को डिजिटल के अंदर कन्वर्ट करेगा, फिर कंप्यूटर के अंदर स्टोर करेगा, स्कैनर। इसका आविष्कार किसने किया था? क्रिस्ट ने, ठीक है। तो स्कैनर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक तो फ्लैट बेड स्कैनर, एक ड्रम स्कैनर, एक हैंड हेल्ड स्कैनर। तो फ्लैट बेड स्कैनर क्या है? जो A4 शीट की लेंथ के जितना जो कागज है उसको स्कैन करने के लिए जो यूज किया जाता है, ठीक है। दूसरा हमारा है ड्रम स्कैनर। ड्रम स्कैनर क्या है? जो कोई बड़ा मैप निकालना हो, ब्लू प्रिंट निकालना हो, उसके लिए ड्रम स्कैनर का यूज किया जाता है। इसके बाद हमारा गया हैंड हेल्ड स्कैनर, यानी कि स्मॉल डाटा निकालना हो, या शॉपिंग मॉल के अंदर जो स्कैनर होता है ना, जिससे हम किसी भी बार कोड को स्कैन करके, मतलब उसकी जो बार कोड स्कैन करके हम ये बताते हैं कि ये प्रोडक्ट कितने रुपए का, इसका प्राइस क्या है, इसके अंदर क्या क्या दे रखा है, कौन सी कंपनी है, ठीक है। तो हैंड हेल्ड स्कैनर है। नेक्स्ट हमारा आएगा जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का यूज़ कहाँ होता है? जॉयस्टिक का यूज़ होता है बेटा गेम खेलने के लिए। जैसे जॉयस्टिक क्या करता है? रिमोट की तरह काम करता है। हम दोनों हाथों से उसको पकड़कर जॉयस्टिक से गेम खेलते हैं, ठीक है। और डायरेक्शन बताने के लिए भी जॉयस्टिक का यूज़ किया जाता है। तो 1 मिनट पेन ले लेती हूँ। तो हमारा पहला गेम कौन सा था? पैकमैन। ये क्वेश्चन आता है बेटा आपका कि हमारा जो फर्स्ट गेम था वो कौन सा था? पैकमैन, कंप्यूटर गेम, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा लाइट पेन। लाइट पेन क्या है? ये फुली इलेक्ट्रिक करंट है। ये एक पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। ये वायर के साथ स्क्रीन पर लिखने वाला पेन है, यानी कि ये इसके अंदर एक तार लगा होगा, और ये स्क्रीन पर जो हमारा जो बोर्ड होता है ना,
डिजिटल बोर्ड उसके ऊपर लिखने के लिए काम आता है और ये फुल्ली इलेक्ट्रिक है। ठीक है। इसके बाद स्टाइलिस क्या है? स्टाइलिस विदाउट वायर बोर्ड पर लिखने का काम करता है मैकेजिनम के थ्रू। ठीक है। इसके अंदर चुंबकीय प्रभाव होता है और ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आएगा टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या है? जैसे हमारी फ़ोन की टच स्क्रीन है तो यूजर सिस्टम क्या करता है? डाटा को इसके अंदर इंसर्ट करने के लिए, जैसे अब मैं ये पेन चला रही हूँ तो ये टच स्क्रीन से ही तो होगा। ठीक है बेटा। या आप जैसे कुछ भी करो टच स्क्रीन से, जैसे आप व्हाट्सएप पे किसी के पास मैसेज शेयर करोगे तो लिखोगे तो टच से ही लिखोगे ना, तो वो डाटा को सिस्टम के अंदर इंसर्ट करने के लिए। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आएगा ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या है? तो ये हमारा माउस और जॉयस्टिक दोनों की तरह काम करता है। ट्रैक बॉल गेम खेलने के भी काम आता है, डिज़ाइन करने के लिए भी काम आता है, 2D 3D की जो भी एनिमेशन वीडियो जो भी कुछ होता है उनको चलाने के लिए काम आता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आएगा BCR। BCR क्या है? बार कोड रीडर। फुल फॉर्म इनके देख लेना बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो BCR बार कोड रीडर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को बार कोड्स के स्कैन करने के लिए काम आता है। जो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होती है, जैसे हमने एक बिस्किट का पैकेट लिया तो उसके ऊपर बार कोड हम उसको स्कैन करेंगे BCR के थ्रू, तो वो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन देगा हमें। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आएगा OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन। कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पर भी रिकॉग्नाइजेशन भी आ सकता है रीडर की जगह। ठीक है बेटा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि गलत होगा, ऑप्शन में कुछ भी मिल सकता है, रीडर या रिकॉग्नाइजेशन। OCR क्या करेगा? ये पेपर या मैगजीन के अक्षरों को स्कैन करने के लिए यूज किया जाता है OCR। नेक्स्ट हमारा आएगा OMR। OMR क्या है भाई? ऑप्टिकल मार्कर रीडर। ठीक है। ये उत्तर पुस्तिका जो हमारी आंसर शीट होती है, OMR शीट जो हम जैसे एग्जाम देकर आते हैं, वनडे वाला भी, तो वो OMR शीट पर देते हैं, तो वो चेक करने के लिए OMR का यूज होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आएगा MCR। MICR क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीजन वो रीडर। इसका यूज कहाँ किया जाता है? MICR का यूज बैंक चेक में, भाई बैंक चेक गलत है या सही है उसके लिए किया जाता है। इसके अंदर यहाँ पर 9 डिजिट्स होते हैं छोटे छोटे। ठीक है। तो जो पहले के 3 डिजिट्स हैं वो हमारे शहर को बताएंगे। ठीक है। उसके बाद जो 3 डिजिट है वो हमारे बैंक के बताएंगे कि हमारा बैंक कौन सा है, कौन सी शाखा है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट में जो 3 डिजिट आएंगे वो क्या बताएंगे? हमारी ब्रांच कौन सी है, किस जगह पर है। ठीक है। ये ब्रांच ये नेक्स्ट हमारा आएगा आउटपुट डिवाइस। ये तो हमारे सारे हो गए इनपुट। नेक्स्ट हमारा आउटपुट डिवाइस आएगा। तो आउटपुट डिवाइस क्या होता है? वह डिवाइस जो कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन को बाहर निकाले, यानी कि सूचना को बाहर निकाले, चाहे वो किसी भी मीडियम से निकाले, चाहे वो सॉफ्ट कॉपी निकाले या हार्ड कॉपी निकाले। ठीक है। जैसे हम प्रिंटर के अंदर कुछ भी डाल लेंगे तो हमें प्रिंट करके बाहर ही तो देगा ना, तो वो हमारा क्या होगा? आउटपुट। आउटपुट क्या है भाई? तो इसमें सबसे ज़्यादा यूज होता है वो होता है एक तो मॉनिटर। ठीक है। तो पहले तो मॉनिटर पढ़ेंगे। तो मॉनिटर क्या होता है? ये सॉफ्ट कॉपी को दिखाता है। मॉनिटर क्या करता है? स्क्रीन के ऊपर दिखा देगा हमें जो भी डाटा हमारा बन के आएगा। ठीक है। इसको मॉनिटर को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? वीडीयू के नाम से, यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है। मॉनिटर रंग के आधार पर कितने प्रकार का होता है? तो रंग के आधार पर 3 प्रकार का होता है। एक तो मोनोक्रोम, एक ग्रे स्केल मॉनिटर, तीसरा होता है कलरफुल मॉनिटर। ठीक है। तो मोनोक्रोम क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, मोनो यानी कि एक रंग वाला। ठीक है। दूसरा है ग्रे स्केल। तो ग्रे स्केल क्या है? जैसे जो ब्लैक और वाइट का जो कॉम्बिनेशन होता है वो ग्रे स्केल होता है। ठीक है। कलरफुल मॉनिटर कौन सा होता है? जिसके अंदर 3 कलर यूज किए जाते हैं, R और G और B, यानी कि रेड ग्रीन, ये रेड ग्रीन ब्लू। नेक्स्ट हमारा आएगा मॉनिटर स्क्रीन के आधार पर कितने प्रकार का है? तो ये तो हो गया कलर के आधार पर, तो हो गया 3 टाइप का। ठीक है। तो स्क्रीन के आधार पर भी कितने प्रकार का आएगा? 3 प्रकार का। एक तो आएगा CRT, यानी कि कैथोड रे टाइप। ठीक है। कैथोड रे ट्यूब, ट्यूब होगा बेटा ये यहाँ पर। तो कैथोड रे ट्यूब, तो इसके अंदर क्या होती है? ट्यूब लगी होती है कैथोड रे। ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा भारी और वाइड होते हैं, ये बहुत ज़्यादा ब्राइट भी होते हैं, ब्राइट बहुत ज़्यादा ब्राइट यानी कि चमकीले होते हैं। ठीक है। और इनका यूज घरों में भी किया जाता है, बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं। नेक्स्ट हमारा है LCD। LCD क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले।
यानी कि दो स्क्रीन के बीच में जो तरल भरा होता है ना, वो एलसीडी कहलाता है। जैसे कि ये भी बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं, इनका यूज़ भी वहीं पर किया जाता है, जैसे होम ऑफिस में। ये भी सस्ते होते हैं, ये इससे थोड़े से महंगे होते हैं। सीआरटी से एलडीसी एलसीडी थोड़े से महंगे होते हैं, थोड़े से ही, ठीक है। इसके बाद हमारा आएगा तीसरा, जो सबसे हमारा बेस्ट है, इसकी क्वालिटी बेस्ट है, ठीक है। एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, ये इसकी बेस्ट क्वालिटी होती है। ये बहुत स्मूथ और शार्पनर होते हैं, ठीक है। कलर के अंदर इनके अंदर 3 परत होती है, रेड, ग्रीन और ब्लू की। ये सबसे ज़्यादा महंगे होते हैं, यानी कि उन दोनों से महंगे होते हैं। इनका यूज़ भी वहीं पर किया जाता है, यूज़ सेम होता है इनका, लेकिन ये सबसे बेस्ट होते हैं एलईडी, ठीक है। एलसीडी में क्या होता है बेटा, जो स्क्रीन होती है ना, वो ब्लर करती रहती है बीच बीच में, ऐसा लगेगा जैसे उसके अंदर से कुछ निकल रहा हो पानी की तरह, ठीक है। और सीआरटी क्या होते हैं, सीआरटी हमारे जो पहले जो कंप्यूटर आते थे ना, भारी कंप्यूटर, जिनका पीछे की तरफ पेट निकला हुआ, तो जो टीवी आते थे पहले वाले, वो, ठीक है। हमारा इसके अंदर देखो कुछ पॉइंट है, एलईडी से ही रिलेटेड है। तो टीवी में कौन सी एलईडी यूज होती है, तो टीवी में होती है एक तो ओएलईडी और एक क्यूएलईडी। तो ओएलईडी क्या है, ऑर्गेनिक एलईडी, ठीक है। यहाँ पर बस एलईडी का तो आपको फुल फॉर्म पता ही है, लाइट इमिटिंग डायोड्स, ठीक है। तो ओ से याद कर लेना ऑर्गेनिक, और क्यू से याद कर लेना क्वांटम डायोड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आएगा मोबाइल फ़ोन में यूज एलईडी कौन सी होती है, ये होती है अमोल्ड, ठीक है। AMO याद कर लेना, एलईडी पीछे का वही सेम है, AMO यानी कि एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक, ठीक है। बेटा आपके लिए ये वीडियो मैंने बहुत बहुत ज़्यादा आसान बनाई है, बिल्कुल छोटे छोटे शब्दों में लिखकर, ताकि आप इसको बिल्कुल आराम से समझ सको। बिल्कुल जो बोलते हैं ना इजी लैंग्वेज, तो इससे इजी तो कोई नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आएगा स्क्रीन पर चित्र को दिखाने के लिए सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो सबसे छोटी इकाई होती है पिक्सल, ठीक है। और पिक्सल की जो बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ जाए, जैसे हमारी पिक्सल है, तो पिक्सल से ही तो हमारी एक फ़ोटो बनेगी। तो नंबर ऑफ पिक्सल को क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन, ठीक है। और स्क्रीन या रिजोल्यूशन की क्वालिटी को किससे मेजर करते हैं, जो क्वालिटी होती है भाई, जैसे हमारी क्वालिटी वीडियो की भी क्वालिटी होती है ना बेटा, 360 पर देखेंगे या 480 पर या 144 पर, तो क्वालिटी को किस में मेजर करते हैं, DPI में, यानी कि डॉट पर इंच में, ठीक है। मॉनिटर के आकार को किस में मापते हैं, तो किस में मापते हैं, विकर्ण, विकर्ण तरीके से, देखो ऐसे। हमारा जो फ़ोन का साइज है ना, वो भी ऐसे ही मापा जाता है, डायगोनली, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आएगा प्रिंटर। तो देखो बेटा, प्रिंटर को मैं कोशिश करूँगी यहीं पर पूरा समझा दूँ। तो प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि जो हमें प्रिंट निकाल कर देते हैं, जैसे हम फोटो कॉपी करवाते हैं तो प्रिंटर के थ्रू बाहर निकलती है, ठीक है बेटा। प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी कि रंगहीन, इसके अंदर कोई कलर नहीं होता, ब्लैक एंड वाइट होता है, ठीक है। ये नॉन प्रिंटर, यानी कि रंगीन। तो इम्पैक्ट जो प्रिंटर है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो एक तो होता है कैरेक्टर और एक होता है लाइन प्रिंटर। तो कैरेक्टर 2 प्रकार के होते हैं, डॉट मैट्रिक्स और डेजी मैट्रिक्स। लाइन 3 प्रकार के होते हैं, चैन लाइन, ड्रम लाइन और बैंड लाइन। कैरेक्टर प्रिंटर कौन से होते हैं, जिनमें सिर्फ एक ही अक्षर को मतलब प्रिंट किया जाता है, और लाइन प्रिंटर जिसमें पूरी लाइन को एक साथ प्रिंट किया जाता है। एक साथ इसमें सिर्फ एक अक्षर आएगा, इसमें एक साथ एक लाइन आएगी। दूसरा हमारा आएगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इसके अंदर इसके 4 प्रकार होते हैं, एक तो इंकजेट प्रिंटर होता है, एक लेजर प्रिंटर होता है, एक थर्मल प्रिंटर होता है, एक होता है पोर्टेबल प्रिंटर, ठीक है। तो इनकी डिटेल्स आगे देखेंगे बेटा। प्रिंटर, प्रिंटर क्या है, डाटा को हार्ड कॉपी पर प्रिंट करने के लिए प्रिंटर का यूज किया जाता है, उसे प्रिंटर कहते हैं। जो भी डिवाइस इस्तेमाल होता है उसे प्रिंटर कहते हैं। तो पहला हमारा आएगा इम्पैक्ट प्रिंटर। तो जो पहले का जो समय था, पुराने टाइम में क्या होता था, वाइट पेज पर जो ब्लैक इंक से जो डेटा प्रिंट किया जाता था, वो इम्पैक्ट प्रिंटर के थ्रू होता था, जिसे ब्लैक एंड वाइट कोई फोटो कॉपी या कुछ भी निकालनी हो। अब से भी जो काफ़ी टाइम पहले वाइट पेज पर सिर्फ ब्लैक कलर की इंक से यूज किया जाता था, ठीक है। और ये रंगहीन होता था, यानी कि कलरलेस होता था। दूसरा हमारा आएगा, इसके अंदर क्या है, पहला तो आएगा कैरेक्टर, ये इम्पैक्ट के अंदर ही है, इसका पार्ट है कैरेक्टर प्रिंटर।
एक बार में सिर्फ एक अक्षर को प्रिंट करेगा। इसकी स्पीड किस में होती थी, CPM में, यानी कि कैरेक्टर पर मिनट में, ठीक है। और इसके दो पार्ट हैं, डॉट मैट्रिक्स और डेजी मैट्रिक्स। देखो बेटा यहाँ पर लिख दिए मैंने दोनों पार्ट, आप देख लेना इसके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आएगा लाइन प्रिंटर। तो ये एक बार में पूरी एक लाइन को प्रिंट करेगा और इसकी स्पीड होगी LPM, यानी कि लाइन पर मिनट। तो लाइन है तो LPM और ये कैरेक्टर प्रिंटर है तो CPM, ठीक है। लाइन प्रिंटर 3 प्रकार के हैं, जैसे ड्रम, चेन और बैंड। इसके बाद हमारा जो प्रिंटर का सेकंड टाइप है वो आएगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो ये क्या है, वर्तमान में जो रंगीन डाटा प्रिंट किया जाता है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के थ्रू ही किया जाता है। इसको एक बार में कंप्लीट एक पेज प्रिंट किया जाएगा, ठीक है। इसकी जो स्पीड होती है वो होती है PPM में। इसकी स्पीड होती है PPM, यानी कि पेज पर मिनट में, ठीक है। इसके 4 प्रकार हैं। एक तो है इंकजेट प्रिंटर। तो इंकजेट क्या है, रंगीन प्रिंट निकालने के लिए सबसे पहले जो यूज किया गया था वो इंकजेट प्रिंटर का किया गया था। इसके अंदर 4 रंगों का यूज होता है, नीला, गुलाबी, काला और पीला, यानी कि ब्लू, पिंक, ब्लैक और येलो, ठीक है। इसके अंदर सेकंड पार्ट आएगा लेजर प्रिंटर, यानी कि लेजर बीम के थ्रू जो प्रिंट निकाला जाए, ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का प्रिंट होता है। इसके अंदर लेजर की फुल फॉर्म होती है लाइट एम्प्लीकेशन फॉर स्टिम्युलेटेड, एक मिनट बेटा, हाँ, लेजर की जो फुल फॉर्म होती है लाइट एम्प्लीकेशन फॉर स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन लेजर। बेटा आप 1 से 2 बार इस लाइन को पढ़ना, ठीक है, ताकि आपको इसकी फुल फॉर्म याद हो जाए। लेजर की फुल फॉर्म काफ़ी बार आती है, तो ऐसा कुछ नहीं कि आपको सेम की सेम देगा, यहाँ से इस वर्ड को चेंज कर देगा या इस वर्ड को चेंज कर देगा, ठीक है। तो इसके आविष्कार कौन है, थियोडर मेनन। नेक्स्ट हमारा आएगा थर्मल प्रिंटर। तो इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, तो इंस्टेंट डेटा को प्रिंट करने के लिए टेम्परेचर हाई करके थर्मल प्रिंटर का यूज किया जाता है, जैसे कि ATM के अंदर या शॉपिंग मॉल के अंदर बिल करते हैं वहाँ पे, या टिकट काउंटर के अंदर। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमने ATM से पैसे निकाले तो हमें जो स्लिप चाहिए वो तो तुरंत की तुरंत चाहिए ना, तो इसलिए थर्मल प्रिंटर का यूज किया जाता है वहाँ पर। नेक्स्ट हमारा आएगा पोर्टेबल प्रिंटर। ये पोर्टेबल प्रिंटर बिल्कुल एक छोटा सा ऐसा प्रिंटर होता है जिसको आप फ़ोन की तरह यूज कर सकते हो, बिल्कुल जैसे फ़ोन होता है ना हमारा, ऐसे ही, ठीक है। तो ये इजी टू कैरी होता है, इजी टू यूज होता है। ये मतलब प्रोजेक्ट, जो छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट होते हैं उनको प्रिंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये हमारे फ़ोन के ब्लूटूथ से ही कनेक्ट होकर प्रिंट निकाल देता है, ठीक है। और इसके अलावा जो आउटपुट डिवाइस है वो देखो एक बार। एक तो होगा प्लॉटर। प्लॉटर का यूज कहाँ किया जाता है, ग्राफिक्स या ब्लूप्रिंट, जो बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स या बड़े बड़े जो ग्राफ्स निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है प्लॉटर का। नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट। प्रोजेक्टर क्या है, डाटा को मेमोरी से स्क्रीन पर दिखाना, यानी कि हम एक बड़ा सा जो मतलब हमारे पास जो स्क्रीन है, क्या करेंगे, प्रोजेक्टर को पीछे रख देंगे, लाइट को ऑफ करेंगे और वहाँ पर प्रोजेक्टर चला देंगे। तो इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, जैसे कंपनी के अंदर प्रिपरेशन को दिखाने के लिए, प्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए, या स्मार्ट टीचिंग करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आएगा स्पीकर। स्पीकर क्या काम करता है, एक से ज़्यादा लोगों को साउंड सुनाने के लिए, यानी कि आवाज़ सुनाने के लिए स्पीकर का यूज किया जाता है। जैसे हमारे डीजे वगैरह जो हैं या छोटे स्पीकर होते हैं, ठीक है, जैसे कि डिजिटल डाटा जो है उसको साउंड सिग्नल में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट हमारा आएगा हेडफोन। हेडफोन किस लिए यूज किया जाता है, तो सिर्फ सिंगल पर्सन के लिए, एक ही आदमी उसको लगा सकता है। ये डिजिटल डाटा को साउंड डाटा में चेंज करेगा, वही काम करेगा। ये हेडफोन सिंगल एक व्यक्ति के लिए, यानी कि पर्सनल यूज के लिए, और स्पीकर क्या है, एक से ज़्यादा व्यक्ति के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आएगा VGA कार्ड। VGA कार्ड क्या है, वीडियोग्राफिक आर्मी कार्ड। स्क्रीन पर पिक्चर या वीडियो को दिखाने के लिए VGA का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आएगा साउंड कार्ड। साउंड कार्ड क्या होता है बेटा, जैसे स्पीकर से साउंड बाहर निकालने के लिए साउंड कार्ड का यूज किया जाता है। इसके अंदर एक पोर्ट होता है, वो पोर्ट MIDI, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, इसकी फुल फॉर्म होती है। ये देखना एक बार आप, एक मिनट रुको बेटा, ये IMDI म्यूजिकल
इंस्ट्रूमेंट, डिजिटल, इंटरफेस। ठीक है, 2 से 3 बार देखना इसको। ठीक है बेटा। अब आपकी वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। अब बेटा आपको क्या करना है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट करना। ठीक है, और जो मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करवाई है बेटा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। आपके एज इट इज़ क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे, तो आप इसको लास्ट तक वीडियो को एक कम से कम 2 से 3 बार देखना। ठीक है, और आपको इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको PDF मिल जाएगी। और आपको मैं PY के क्वेश्चंस के बाद में एक वीडियो डाल दूँगी। ठीक है, थैंक यू बेटा। जय श्री राम।